हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच के क्लासेस। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे 16 अगस्त 2020 के ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर एग्जाम की। तो दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके आंसर की आज हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन रहे ये, और पहला क्वेश्चन जो था वो 2 ट्रेन्स वर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 90 किलोमीटर पर आवर। यानी कह रहा है कि 2 ट्रेन है, ठीक है। कह रहा है कि 2 ट्रेन हैं और जो फास्टर और स्लोअर ट्रेन, यानी जो फास्टर ट्रेन है और एक स्लोअर ट्रेन है। तो फास्टर ट्रेन है जो उसकी स्पीड बताइए 90 किलोमीटर पर आवर बताइए, और जो स्लोअर ट्रेन है उसकी 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड बताइए, ठीक है। और कह रहा है कि स्लोअर ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको जो फास्टर ट्रेन है क्रॉस करती है, ठीक है। इसी स्लोअर ट्रेन में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक। उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है? 18 सेकेंड, ठीक है। 18 सेकेंड्स का समय लेती है। कौन? फास्टर ट्रेन। तो कह रहा है कि फास्टर ट्रेन की जो लेंथ है वो बताओ कितनी है। फास्टर ट्रेन की लेंथ बतानी है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग को बताओगे कैसे करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, जब तो 2 ट्रेन की स्पीड दी हुई है तो अब यहाँ पे हमें इसका मतलब समझ जाना चाहिए, और एक ही डायरेक्शन में इन सेम डायरेक्शन बोला है तो अब यहाँ पे हमें रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाना है। और रिलेटिव इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए जो हम लोग अप्रोच अपनाते हैं वो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं स्पीड, जो स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन और डिफरेंस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, ठीक। और इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन्स जो रहता है, और नीचे कितना रहेगा? टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी बोला है, ठीक है। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन की जो हम डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का, वो कितना आएगा? रिलेटिव स्पीड यहाँ पे जो आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर आएगी। और जो लेंथ यहाँ पे है हमें निकालना है लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन। क्यों लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन लिखी हमने, स्लोअर नहीं लिखी? स्लोअर इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात कर रहा है कि जो स्लोअर ट्रेन में पर्सन बैठा है उसको क्रॉस करती है फास्टर ट्रेन। तो इसलिए यहाँ पे जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, जो स्लोअर ट्रेन है उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन लिया है, और हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे टाइम से। और टाइम कितना बोला है? 18 सेकेंड्स। 18 सेकेंड्स बोला है, तो यहाँ पे हमने 18 सेकेंड्स लिख लिया। अब यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो 20 इंटू 5/18 से हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये 18 भी क्या आएगा? इधर आ जाएगा, और ये लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन हो जाएगी। तो यहाँ 18 से 18 कट जाएगा, और 20 पंजम क्या होगा? 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन क्या हो गई? 100 मीटर्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, और ये था ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। इसको रब करते हैं जल्दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आर्टिकल को सेल करते हैं हम 3/4 ऑफ सेलिंग प्राइस। अ ट्रेडर इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10%, द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज व्हेन इट सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, वो क्या कह रहा है कि अगर हम 3/4 कह रहा है कि सेलिंग प्राइस यहाँ पे कुछ पहले रही होगी तो सेलिंग प्राइस 1 रख लेते हैं, और सेलिंग प्राइस 2। यहाँ पे कह रहा है कि 3/4, यानी हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि मान लेते हैं कि 3/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको एक एग्जाम्पल के फॉर्म में ले तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर सेलिंग प्राइस 100 रही होगी तो सेलिंग प्राइस 2 कितनी रही होगी? 75, ठीक है। 3/4 का मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे 75, और ये 75 पर बेचने पे इसको क्या हो रहा है? 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस इनकर हो रहा है इसको। तो इसका मतलब ये क्या है कि 75 जो वो है 90% की वैल्यू है यहाँ पे गिवन है, ठीक। तो 3/4 यहाँ पे, या हम और आसान तरीके से क्या लिख सकते हैं, बस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 ऑफ एक्स। जो 3/4 ऑफ एक्स है वो क्या है कि 90% की वैल्यू है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं 3/4 ऑफ 90%। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जो यहाँ पे x है वो यहीं पे रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 90/4 अपॉन क्या हो जाएगा? 3। तो ये कट जाएगा, कितना आएगा? 120%। तो 120% आया, ठीक है। तो 120% यहाँ पे आया 3/4 x। तो यानी 120% का यहाँ पे जो है सेलिंग प्राइस आया। तो 120% का सेलिंग प्राइस आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है? 100, ठीक। और यहाँ पे क्या है? 10% का लॉस हो रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है? 120%। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 20% प्रॉफिट। तो यानी कितना हो गया? 20% का प्रॉफिट हो गया। 20% का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। तो इस तरीके से हम करेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है
कंपाउंड इंटरेस्ट ₹420 is gained at the rate of 5% per annum on a particular on a principal in second year, then what is the principal amount? ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल P है, ठीक, यहाँ पे कह रहा है कोई प्रिंसिपल P है, ठीक, मान लेते हैं वो प्रिंसिपल 100% रहा होगा, तो 100% रहा होगा, उस पर क्या होगा कि उस प्रिंसिपल पे क्या होगा, पहले साल जो फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है, पहले साल कितना उस पर पड़ेगा, रेट 5% दर का इंटरेस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे 100% का 5% क्या हो जाएगा, 105%, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। किसके लिए, सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल होगा ये होगा। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल पर जो ब्याज पड़ता है वो कितना पड़ता है, फिर 5% पड़ेगा, ठीक है, और इसका 105 का 5% कितना हो जाएगा, 110.25%, ठीक है, तो 110.25% ये हो जाएगा इसका परसेंट, मतलब ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ठीक, फॉर थर्ड ईयर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि जो सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू कितनी दी है, जो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट है, यहाँ पे सिर्फ बात की हुई है क्या, 2 साल का नहीं, जो सिर्फ दूसरे साल यहाँ पे जो इंटरेस्ट पड़ता है उसका सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, कह रहा है कि 420 रुपये, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 420 रुपये है, और ये 420 रुपये परसेंटेज में कितना हुआ भाई, ये तो पहले साल का परसेंट कितना हुआ 5%, और दूसरे साल कितना पड़ा, दूसरे साल पड़ा 5.25%, तो 5.25% की वैल्यू हुई है, 5.25% की ये वैल्यू कितनी हुई, 420, ठीक है, तब 5.2% की वैल्यू हुई 420 रुपये, ठीक, तो यहाँ पे हमें कितनी निकालनी है, 100%, यही तो प्रिंसिपल पूछा है, तो 100% की हमें निकालनी है, तो यहाँ पे यूनिटरी लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 × 420 अपॉन 5.25, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8,000 रुपये, ठीक है, 8,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 द यूनियन गवर्नमेंट एम्स टू रिस्ट्रिक्ट द फिस्कल डेफिसिट एट। तो दोस्तों जो फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2020 है उसके लिए जो तय किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया फिस्कल डेफिसिट है जो वो किया गया है 3.3% ऑफ जीडीपी, यानी 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, 4th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए, 3.3 ऑफ % ऑफ जीडीपी, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 5 स्टेट्स ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, यानी 2019 से 20 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है उसमें टॉप 5 में कौन सी स्टेट नहीं है, कौन सी स्टेट नहीं है, 5 का आंसर क्या होगा, गुजरात। तो यहाँ पे 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है, यानी गुजरात, गुजरात नहीं है, टॉप 5 लिस्ट में नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ, ठीक। तो जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में किस तरीके से लगाना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि फ्रॉम एक के बाद एक, ठीक है। तो एक के बाद एक का मतलब क्या, कौन सी सबसे पहले इसमें जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है कौन सी सबसे पहले स्टैब्लिश हुई, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें यहाँ पे वो लगाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई वो हुई क्राइसिल, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हुई क्राइसिल, और किस सन में हुई, 1987 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद हुई जो वो ICRA हुई 1991। उसके बाद जो हुई वो हुई केयर, CARE केयर, और वो ये कब हुई, 1993 में, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहले ये आई, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो ये ऑप्शन हम देख लेंगे किसमें, 3 to 1 का हुआ, तो ये हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए, ठीक। तो दोस्तों ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चंस। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि द रिसेंट एमैलगमेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज एम्ड एट मल्टीपल गेन्स, और इसमें 4 इन्होंने पॉइंट दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, और जो दिया हुआ है कवरिंग लार्जर जोग्राफिकल एरिया और बैंक्स ऑफ ग्लोबल साइज। तो कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट बेनिफिट्स यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो।
और कह रहा है कि इसमें से बताना है 4 ऑप्शन नहीं और उसमें बताना है कि ये 4 कोड्स में से कौन से करेक्ट हैं इसमें। तो अगर हम इसमें थोड़ा सोचें, अब मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर है मैं वो बताता हूँ आपको कि क्या होगा, क्या होना चाहिए। कह रहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इम्प्रूव्ड एक्सेस टू ग्लोबल कवरिंग लार्जर जोग्राफिकल एरिया और बैंक्स ऑफ ग्लोबल साइज। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो जो एमलगेमेशन ऑफ बैंक्स है उसका एक सीधा सटीक जो गेन होगा वो क्या होगा, बैंक्स ऑफ ग्लोबल साइज, यानी बैंक्स ऑफ ग्लोबल साइज ये एक ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन किस में चेक करेंगे हम, 1 और जो ऑप्शन ए और बी है उसमें 4 नहीं है, यानी वो एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, और एक तो जो है कवरिंग लार्ज जोग्राफिकल एरियाज़, ये सबसे बड़ा जो गेन होगा एमलगेमेशन के बाद वो ये होगा कि कवरिंग लार्जर जोग्राफिकल एरियाज़। तो 3 और 4 जिस ऑप्शन में होंगे वही आंसर होगा। तो 3, 4 इसमें सी में भी 3 नहीं है, ठीक है, और बी में 4 नहीं है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, यानी 1, 2, 3 एंड 4 ऑल। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शता सहस्री शास्त्री समिता है वो इज़ द निक नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। तो वो किस टेक्स्ट का निक नेम है ये। तो जो ये शता शास्त्री समिता है ये है ऑप्शन करेक्ट जो इसमें वो है डी, महाभारत। ये महाभारत का निक नेम है। ठीक है, और इसमें 1 लाख वर्सेस हैं इसमें, तो इसलिए इसको शता सहस्री समिता बोलते हैं। ठीक, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 9th क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द कदमाक क्षत्रापास इशूड द वेरी रेयर कॉइन्स। तो जो कदमाक क्षत्रापास थे उन्होंने जो रेयरली कॉइन्स जो दिए थे बहुत इशू किए थे कम, वो किस मेटल में किए थे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 9 का बी, सिल्वर, यानी जो 9 का है वो बी इज द राइट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो लिस्ट 1 में फिलॉसफी दे दी गई है और लिस्ट 2 में मेथड्स टू अचीव सैल्वेशन। तो इसमें से बताना कि कौन सा कोट्स मैच करेगा किससे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 से मैच करना है हमें। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ए का 4, यानी जो न्याय दर्शन है वो है लॉजिकल थिंकिंग। ठीक, और बी का 3 यानी मतलब 3 यानी मीमांसा दर्शन होगा परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअल्स। ठीक, उसके बाद सी का फर्स्ट मतलब सांख्य दर्शन का हो जाएगा एक्विजिशन ऑफ रियल नॉलेज, और हो जाएगा डी का 2 मतलब वेदांता दर्शन का हो जाएगा नॉलेज ऑफ सेल्फ। तो 10 का जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन वो हो जाएगा बी, तो 10 का है बी। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रूलर्स फाउट द बैटल नियर कन्नौज ऑन 17 मई 1540। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, शेरशाह एंड हुमायूं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फॉट्स बैटल नियर कन्नौज, तो शेरशाह और हुमायूं ने बैटल लड़ा था, तो इसका हो जाएगा 11 का बी। तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेजर कॉज टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922 बाई महात्मा गांधी। तो इसमें जो मेजर कॉज था वो क्या था, तो वो हो जाएगा 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, द चौरी चौरा वायलेंस। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसकी वजह से गांधी जी को अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 12 का ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा वो होगा डी। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा एसोसिएट नहीं है गदर पार्टी में। तो करेक्ट ऑप्शन डी, करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस रिलेटेड नहीं है गदर पार्टी से, बाकी लाला हरदयाल, बरकतुल्ला और पंडित रामचंद्रा हैं। ठीक, तो दोस्तों हो जाएगा इसका 13 का डी, 13 का हो जाएगा डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कह रहा है कि नील रेबेलियन और जैंतिया रेबेलियन, कुकी रेबेलियन और कुका वॉल्ट। ठीक है, तो इसमें सी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, यानी 1860 से जो 90 है वो करेक्ट मैच नहीं है, वही यानी यही गलत है, यानी 14 का सी जो है वो नॉट करेक्टली मैच। तो 14 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नेसेसरी फॉर द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिया विल बी रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 1 kg ऑफ नाइट्रोजन। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों जो 50 किलो यूरिया होता है वो उसमें जो है वो कितना सप्लाई करता है नाइट्रोजन, 23 किलो। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो 50 जो केजी यूरिया होता है, ठीक है, वो करता है 23 किलो नाइट्रोजन। तो कह रहा है कि बताओ कितना यूरिया 1 किलो नाइट्रोजन सप्लाई करेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.2 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 2.2 kg जिसमें जिस ऑप्शन में भी है वही करेक्ट होगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, ठीक है, 15 का डी था, 16 का ए था, 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 कह रहा है फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द उसार सॉइल। तो दोस्तों जो 18 क्वेश्चन है ये मैंने देखा था तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है मुझे। ठीक है, तो इससे बेहतर है दोस्तों कि मैं इस पर कोई चर्चा ना करूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज कॉर्पोरेशंस द बिगेस्ट कंपनी कॉर्पोरेशन इन इंडिया इन 2019 वॉज। ठीक है, तो कह रहा है कि फॉर्च्यून इंडिया के जो 500 कंपनी और जो निगमों की सूची है उसके अनुसार सबसे बड़ी कंपनी जो कौन सी थी या निगम कौन सी थी। तो इसमें जो करेक्ट है वो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, तो 19 का जो हो जाएगा वो सी सही जवाब है। तो 18 मैंने दिया नहीं है तो ठीक, तो 19 का यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 20 क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इन द उत्तर प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स। ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो पहला तैरता और ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा रिहान डैम। ठीक, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो 20 का जो हो जाएगा डी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन। तो मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिए और लिस्ट 1 में इंस्टीट्यूट दिए और लिस्ट 2 में लोकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो 21 है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो ए का हो जाएगा 4। ठीक है, जो वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है वो नोएडा में और जो बी है यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वो वाराणसी में। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे, तो ये हो जाएगा मथुरा में। और जो बचा है रीजनल रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वो कहाँ हो जाएगा, गाजीपुर में। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22 क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज। यानी जो कह रहा है कि संतरे का जो सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है, ठीक है, उत्पादक है जो उत्तर प्रदेश में, वो कौन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर। ठीक है, तो सहारनपुर हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, सहारनपुर। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 23 क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23rd क्वेश्चन जो है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज सिचुएटेड। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कानपुर। जो पल्सेस रिसर्च है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च वो कहाँ पे, कानपुर में। तो जो 23rd हो जाएगा, इसको रब करते हैं, तो जो 23rd है 23rd का हो जाएगा सी, यानी कानपुर। बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो 24 है, कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर इन रिगार्ड्स टू उत्तर प्रदेश। कह रहा है इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट इन द कंट्री। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। इट इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट इन द कंट्री और मैक्सिमम पोटैटो इज कल्टिवेटेड इन द कंट्री। तो उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पोटैटो भी होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ये भी, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, मैक्सिमम पोटैटो होता है उत्तर प्रदेश में। और इट इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द कंट्री। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा शुगर केन कहीं नहीं होता है। ठीक, तो और 4th कह रहा है इट हैज़ 3rd पोजीशन पैडी प्रोडक्शन इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है। तो जो इट हैज़ थर्ड पोजीशन इन पैडी प्रोडक्शन, और पैडी प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है, और थर्ड पे जो है वो पंजाब है। तो इसलिए याद रखिएगा ये फोर्थ नहीं होगा, तो फोर्थ जिसमें ऑप्शन में नहीं होगा वही हमारा करेक्ट होगा, यानी 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1, 2 and 3। ठीक है, 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो जाएगा बी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25, बाइबल बुक ऑफ नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इज रिलेटेड टू, यानी बाइबल बुक है जो नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की, वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है नाट्य शास्त्र से। तो 25 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, नाट्य शास्त्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि 26 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट्स। ठीक, असर्शन और रीजनिंग। कह रहा है कि असर्शन दिया है जो, इसमें कह रहा है अनटचेबिलिटी इज वर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस। ठीक, और इसका जो रीजन दिया है कह रहा है कि अनटचेबिलिटी हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड इन द नेम ऑफ रिलीजियस सैंक्शंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग है वो है ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27th क्वेश्चन। 27 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग ऑफ दोज 4 रिफर्बिश्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स इन कोलकाता दैट वर डेडिकेटेड टू द नेशन इन जनवरी 2020। तो इसमें जो नहीं था, ठीक है, फर्बिश्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स में जनवरी 2020 में कोलकाता में, ठीक है, तो इसमें कौन नहीं है? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है जो ओल्ड करेंसी बिल्डिंग था, ठीक है, द मेट कैफे, मेट काल्फ हाउस भी है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल भी है। जो डी है वो राइटर्स बिल्डिंग, वो नहीं है। तो जो 27 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 26 का क्या था? 26 का मैंने बताया था कि ए, ठीक है, 26 का ए बताया था, 27 का जो है वो आंसर हो जाएगा डी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28। ये भी असर्शन और रीजनिंग का है। असर्शन इसमें कह रहा है कि रूरल पॉपुलेशन डज नॉट कंसिडर ओपन डिफिकेशन एज अ थ्रेट टू देयर वेलबींग। ठीक, यानी कह रहा है कि ग्रामीण जो जनसंख्या है वो खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती है। और जो इसका रीज़न दिया है, कह रहा है कि सोशियो कल्चरल नॉर्म्स अबाउट प्योरिटी एंड पॉल्यूशन प्रिवेंटेड पीपल फ्रॉम टॉयलेट्स एट द होम। तो कह रहा है कि पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक जो सांस्कृतिक मानदंड हैं, तो लोगों के घर में शौचालय निर्माण से रोक रखा है इन सब चीज़ों ने उनको। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29th क्वेश्चन। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज अफेक्टेड बाई बिगेस्ट आउटब्रेक ऑफ मीजल्स इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग जनवरी 2020। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो होना चाहिए 29 का सी, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके अकॉर्डिंग क्या है? बिगेस्ट आउटब्रेक ऑफ मीजल्स है। ठीक है, जनवरी 2020 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को द्वारा। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी, 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इंडियन ओपन इट्स फर्स्ट महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर इन इंडिया 2020। कह रहा है अभी हाल ही में 2020 में जो महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी में जो खोला है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो किस अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के किस पार्ट में, मतलब कहाँ पे खोला है? तो ये जो खोला है नाइजर में खोला है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा नाइजर, यानी 30 का ए। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग देखेंगे 31 से लेकर मतलब जितने भी यहाँ पे बोर्ड में आ पाएंगे 60, ठीक है, क्योंकि इस साइड हमारे क्वेश्चंस लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग 31 से देखते हैं। तो जो 31 है वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन जनवरी 2020 माइकल ओबामा वॉज कॉन्फर्ड विद द ग्रैमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम्स। ठीक है, तो माइकल ओबामा को कौन से ग्रैमी अवार्ड के लिए, किस एल्बम के लिए अवार्ड मिला था? ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यानी बिकमिंग के लिए मिला था। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, बिकमिंग। ठीक, 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिलीज ऑफ ग्लोबल टैलेंट कोऑपरेटिव इंडेक्स 2020।
तो ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स जो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें क्या होता है कि रैंकिंग दी जाती है सब में, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं कि जो ये रैंक दी है इसमें से गलत कौन सा है। तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड की फर्स्ट रैंक दी है, बिल्कुल सही है। सिंगापुर की थर्ड दी है, बिल्कुल सही है। सी इंडिया हमारा 72 रैंक पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। और यूएसए जो दिया हुआ है वो 4th पे दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। और जो यूएसए की जो एक्चुअल रैंक है वो है सेकेंड। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच नहीं है वो है हमारा डी ऑप्शन। तो 32 का जो हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल सुचेता सतीश। अच्छा, कह रहा है कि जो 13 साल की ओल्ड एक जो लड़की है सुचेता सिंह, कह रहा है उसके बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, ये बताना है। जो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, जो कि प्रोडिजी अवार्ड जीती है, मतलब 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीती है 3 जनवरी 2020 में दिल्ली में जो हेल्ड हुए, तो उसमें, ठीक। तो कह रहा है कि शी लिव्स इन दुबई, क्या वो दुबई की थी, बिल्कुल सही, ठीक है, दुबई में स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो दुबई की थी, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। शी कैन सिंग इन 120 लैंग्वेजेस, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो 120 लैंग्वेजेस में सिंग कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही होना चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट, यानी बोथ ए 1 and 2। तो 33 का जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 33 का जो है ऑप्शन वो सी, ठीक है। अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि COP26 इन द ईयर 2020 शेड्यूल टू टेक प्लेस एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। जो COP26 इन द ईयर 2020 की जो शेड्यूल हुई थी वो किस जो है सिटीज़ में मतलब हुई थी, शेड्यूल हुई थी। तो ये हुई थी ग्लासगो में। 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, यानी ग्लासगो में, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की तरफ। 35 कह रहा है अ 2-day वर्कशॉप कम एग्जीबिशन ऑन बैम्बू अ वंडर ग्रास वॉज हेल्ड इन जनवरी 11-12 2020 एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो किस सिटीज़ में हुआ था, ठीक है। ये जो बैम्बू अ वंडर ग्रास ये जो एग्जीबिशन है, ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी जम्मू में। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। किस लिए हुई थी ये, तो ये इसका जो एम था ना वो क्या था, एम ऑफ क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ठीक। तो कहाँ पे, जम्मू पे। तो ये जम्मू इज़ द करेक्ट आंसर। तो 35 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि बाकू द कैपिटल ऑफ सिटी ऑफ अज़रबैजान इज सिचुएटेड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज। तो जो बाकू है किसकी कैपिटल है, अज़रबैजान की, आप सब जानते हैं। तो कह रहा है कि ये कौन से कोस्ट पर सिचुएट है, ठीक है, कहाँ पे लोकेट करता है। तो इसमें जो दिया है ब्लैक सी और लेवेंटाइन सी, कैस्पियन सी और एराल सी, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो 36 का सी ऑप्शन है, यानी कैस्पियन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 35 का 36 का जो कैस्पियन सी यानी सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 37। और इसमें जो लिस्ट दी है वो ग्रासलैंड की दी है एक तरफ और दूसरी तरफ कॉन्टिनेंट्स की दी है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो ग्रासलैंड है वो कहाँ पर, किस कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो इसमें से बताना क्या है हमें कि कौन सा किससे मैच कर रहा है सही, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, वो लेनोस जो दिया हुआ है, तो लेनोस कहाँ का है, ठीक है। तो इसमें जो लेनोस है वो कहाँ का है, साउथ अमेरिका का है, ठीक है, साउथ अमेरिका का है। तो ए का 4 होना चाहिए। और जो स्टेपीज़ है वो स्टेपीज़ कहाँ का है, स्टेपीज़ है यूरोप का, ठीक है। तो यूरोप हो जाएगा उसका आंसर, यानी बी का 3, ठीक। और यहाँ पे सी जो प्रेरीज है वो नॉर्थ अमेरिका की है। और जो बचेगा क्या, वेल्ट, वो कहाँ का है, अफ्रीका का, ठीक है। तो जो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38 कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 इसमें भी दी है। और क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी लिस्ट 1 से लिस्ट 2 जो करेक्ट मैच किए गए उसका ही हमें बताना है। जैसे जस्ट अबव क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो ट्राइब्स दिए हैं और उसमें एरिया दिया हुआ है, तो कौन सी ट्राइब्स किस एरिया में पाई जाती है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो किर्गिज ट्राइब है ये कहाँ पाई जाती है, तो जो किर्गिज ट्राइब है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। जो किर्गिज ट्राइब है ये कहाँ है, सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, ठीक है। और जो बुशमैन ट्राइब है ये कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो बुशमैन ट्राइब है ये कलाहारी डिजर्ट है जो, ठीक है, उस वहाँ पाई जाती है।
साउथ अफ्रीका में शायद कलहारी डेजर्ट वहीं पाई जाती है। और जो आइनू है ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है जापान में, ठीक है। और जो डी बचा वो कहाँ पाई जाएगी, अरब में। तो बदुइन है जो नाम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 38 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। हाँ, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, तो 38 का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड इन इंडिया। तो लिग्नाइट कोल की जो फील्ड है, लिग्नाइट लार्जेस्ट लिग्नाइट कोल फील्ड इन इंडिया कहाँ पे, तो लार्जेस्ट जो है वो है नेवेली में, ठीक है। नेवेली में, और नेवेली कहाँ पे, तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 39 का हो जाएगा वो डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। तो दामोदर नदी की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है इसमें से, ठीक। तो इसमें से जो बराकर है वो है दामोदर की, ठीक है। और जो जमुनिया है वो भी है, बारकी भी है, और जो नहीं है वो है इंद्रावती, ठीक है। जो इंद्रावती है वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें जो एलिमिनेट हो जाएगा वो बी, यानी इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर। तो 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट्स की तरफ, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन की तरफ। फोर्टी वन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी एक तरफ कैनाल प्रोजेक्ट दिया और दूसरी तरफ लोकेशन दी है उसकी। तो यहाँ पे जो घटप्रभा कैनाल प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे, क्या कर्नाटक में है, लोकेशन उसकी दी है। तो उसमें हमें जो सही मैच नहीं है उसको हमें अलग करके निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो घटप्रभा है कर्नाटक में, ठीक है, घटप्रभा नदी पर, बिल्कुल सही। और उकाई जो कैनाल प्रोजेक्ट है ये गुजरात में, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये ताप्ती नदी पर है, ठीक। और उसके बाद जो नीरा कैनाल प्रोजेक्ट है वो महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही, ये भी है। और जो जवाई प्रोजेक्ट है वो तमिलनाडु में नहीं है, जवाई प्रोजेक्ट राजस्थान में। तो ये हमारा डी ऑप्शन है, ये क्या है कि नॉट करेक्टली मैच। तो जो 41 का हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जो डी है वो गलत है, यानी 41 का जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहे हैं कि उड़ीसा द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट इन इंडिया, और कह रहा है कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन इंडिया, और सी कह रहा है आंध्र प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, उड़ीसा हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। तो दोस्तों अब ये 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, ये स्टेटमेंट 2020 के अकॉर्डिंग क्या है, तो ये डाउटफुल है, ठीक है। तो ये इसकी साइट पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इसका जो आंसर है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आयरन ओर रिजर्व्स ऑफ इंडिया आर एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स। कह रहा है कि जो भारत का लौह अवस्थ है भंडार निम्नलिखित में से कौन से शैल समूह से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 43 का वो हो जाएगा धारवाड़, ठीक है। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 कह रहा है सेल्वा फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय। तो जो सेल्वा फॉरेस्ट है, ठीक है, ये अमेजॉन बेसिन में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये इसमें जो खास बात है इनकी क्या है, इनकी जो खास बात है वो ये है कि इनकी जो ब्रॉड लीव्स होती हैं, ठीक है, और एवरग्रीन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 44 का क्या हो जाएगा, ए, ठीक। तो ब्रॉड लीफ एवरग्रीन 44 का ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रयागराज। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 45 का बी, प्रयागराज। ठीक, 45 का बी हो गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 क्वेश्चन कह रहा है द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनैक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट थी इंडिया में वो कब इनैक्ट हुई थी ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों कब इनैक्ट हुई थी ये आप सबको पता होगा कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी इसके बाद सरकार ने ये स्टेप लिया था कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को क्या करेंगे कि इनैक्ट करेंगे। तो ये जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी इसके बाद ये कदम उठाया गया था, यानी 1986 में इसका इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसका इनैक्टमेंट हुआ था। तो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जो जनसंख्या घनत्व है कि उसकी दृष्टि से जो क्या है कि
डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो उस ऑर्डर में कैसे लगाएंगे हम उसको। तो ऑप्शन हमें जो दिए हैं तो इसमें से दोस्तों चेक कर लीजिएगा, जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए 47 का जो होना चाहिए वो ए होना चाहिए, यानी वेस्ट बंगाल, बिहार, केरल, देन लास्ट में उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 47 का ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन, जो माइकोराइजा है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में। सिम्बायोटिक मतलब होता है कि दो लोग के बीच में ऐसा रिलेशन जिससे कि क्या किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो ये माइकोराइजा ये कैसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके बीच में। ठीक है, तो ये क्या है, फंगाई एंड प्लांट्स के बीच में। ठीक है, तो फंजाई एंड प्लांट्स के बीच में उसमें क्या होता है कि जो फंजाई है वो क्या करता है कि फोटोसिंथेसिस के जो प्लांट है वो क्या करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या करता है कि सप्लाई करता है फंगस को, और जो फंगस होता है इन रिटर्न क्या करता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है जैसे फॉस्फोरस सॉइल से वो उसको क्या करता है पहुंचाता है प्लांट को। तो ये माइकोराइजा किसके बीच में, फंजाई एंड प्लांट्स के बीच में। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विटामिन्स। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट करेक्ट अबाउट द विटामिन्स। कह रहे सम विटामिन्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा विटामिन्स होते हैं वो हमारे गट का जो बैक्टीरिया होता है वो बिल्कुल क्या कर सकता है, विटामिन्स को बना सकता है। और उसके बाद कह रहे सम विटामिन्स एक्ट एज हार्मोन्स। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो कुछ विटामिन्स होते हैं वो क्या करते हैं हार्मोन्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे ए एंड डी। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं कि सम विटामिन्स आर स्टोर्ड इन बॉडी। तो कुछ विटामिन्स हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं। ठीक, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि कुछ विटामिन्स होते हैं जो स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में। उसके बाद कह रहे हैं विटामिन के इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, विटामिन के इज नॉट अ वाटर सॉल्युबल, इट इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, तो जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो कौन होते हैं, बी और सी होते हैं। ठीक है, बाकी जो ए डी ई के होता है वो क्या होता है, वो होता है कि फैट सॉल्युबल। तो अगर आपने मेरी विटामिन्स की वीडियो देखी होगी मेरे चैनल पर तो आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। ठीक है, तो 49 का जो गलत है वो क्या है, डी। 49 का जो सही ऑप्शन है वो डी है, और मतलब जो गलत उसका स्टेटमेंट गलत है। विटामिन के इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या किया गया है कि दो लिस्ट दी गई है, एक लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जो दिया है वो फेनोमेनन दिया हुआ है। ठीक है, और लिस्ट 2 है वो कंपाउंड्स, मतलब किस फेनोमेनन में कौन से कंपाउंड्स मतलब रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, मतलब मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये बताया तो फेनोमेनन और कंपाउंड्स दिया हुआ है। तो उसमें बताया कि एसिड रेन, तो जो एसिड रेन होती है उसमें जो मेन कंपाउंड क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाना चाहिए 3। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अनसैचुरेटेड कार्बन इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इसका होना चाहिए बी का 4। ठीक है, यानी बी का 4 हो गया। ठीक है, तो ए का 3 बी का 4, और बचा क्या, कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी बी का सी का 2। ठीक है, और डी का क्या हो जाएगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर किसके वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। कह रहा है कि अ मेजर्ड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन सेल्सियस स्केल। तो इसकी सेल्सियस स्केल में उसकी माप क्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं बताता हूँ आपको कि कुछ नहीं करना है। इसमें ये होता है कह सकते हैं कि सेल्सियस इज इक्वल टू होता है कि 1.8 C माइनस 32। ठीक है, 1.8 फ़ारेनहाइट अपॉन 32। ठीक है, इज इक्वल टू 32, सॉरी उल्टा बता गए, ये होता है F इज इक्वल टू क्या होता है C। ठीक, तो यहाँ से हमें सेल्सियस में पूछा है तो हम क्या करेंगे कि F प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 32 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F माइनस 32 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा C नीचे, C इधर आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1.8 नीचे हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट दिया है तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया, और इसमें से माइनस 32 करेंगे और 1.8 कर देंगे। तो दोस्तों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 93.33। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या सेल्सियस में हमारा। ठीक, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो जो 51 का हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है कि लिस्ट 1, इसमें लिस्ट 2 दी हुई है और इसमें हमें क्या करना है कि किस आर्टिकल में क्या कहा गया है उससे हमें मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखेंगे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी ठीक है, यानी उपाधियों का निषेध जो है वो किस आर्टिकल में इसकी बात कही गई है, ठीक है। तो इसमें की गई है कि आर्टिकल 26 में की गई है, ठीक। और जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर ये किसमें कहा गया है, तो ये कहा गया है कि सॉरी गलत बता गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की जो बात की गई है वो आर्टिकल 18 में की गई है, ठीक है, बाय मिस्टेक। हाँ मैंने बता दिया था 26, लेकिन जो करेक्ट है वो आर्टिकल 18 है, ठीक। और इसमें जो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है उसकी बात की गई है आर्टिकल 26 में। उसके बाद कह रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये सी का हो जाएगा फर्स्ट, यानी आर्टिकल 29 में बात कही गई है। और राइट टू एजुकेशन है जो वो 21A में है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा डी। तो जो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 53 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, यानी जो 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स द इंसर्शन ऑफ अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिस्ट्रिक्ट्स द वर्किंग ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज, इट प्रोवाइड्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन म्यूनिसिपैलिटीज, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट्स। तो इसका करेक्ट जो कोड्स है वो क्या होना चाहिए, इसमें से कौन सा करेक्ट है 4 में से, ये बताना है हमें। तो जो इसमें होना चाहिए वो 1, 2 and 3 करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, 4 नहीं। तो 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर। तो 53 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। तो 53 का जो हो जाएगा वो ए। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देखते हैं, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो 54 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग बिसाइड्स द इन्फेंट्स एंड माइनर्स इन इंडिया, ठीक। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया है ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन दिया ओनली द स्टेट गवर्नमेंट, सी कह रहा है कि बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओनली द लोकल गवर्नमेंट, डी ऑप्शन क्या कह रहा है ओनली द लोकल गवर्नमेंट। तो इसमें से बताओ कि जो किसी शिशुओं और ठीक है शिशुओं और अरे यार क्वेश्चन ठीक है। तो इसका जो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए क्या होना चाहिए, तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें मेक लॉ, ठीक है, एम्पावर्ड है कौन, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग डिसाइड द इन्फेंट्स फॉर एंड माइनर्स इन इंडिया। तो जो 54 का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 55 क्या कह रहे हैं कि मैं इसमें भी लिस्ट 1 दिया और लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में सब्जेक्ट्स दिए हैं और लिस्ट 2 में रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो 55 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होना चाहिए देखते हैं। तो इसमें जो टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ ये किस आर्टिकल में कहा गया है, ठीक। तो किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 51C में कहा गया है ये बात, ठीक है। टू फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। बी जो कह रहा है टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो जो लिविंग क्रिएचर्स की बात की गई है वो किस में की गई है ये बताना है, ठीक है। तो जो की गई है वो आर्टिकल 51A और जी पार्ट में की गई है। नेक्स्ट कह रहा है सी टू डेवलप स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है आर्टिकल 51 के AH में, ठीक। लास्ट कह रहा है डी, जो लास्ट बचा हुआ है वो उससे मैच कर देंगे, यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 55 का हो जाएगा बी। तो 55 का बी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56 कह रहा है कि विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 4, 10 क्वेश्चन मार्क 82, 220, 244 और 730, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ डायरेक्ट, 56 का सी। अब आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। 56 का सी हो जाएगा 28। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 57 तो कह रहे हैं कि ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए, देन डी इज़ रिलेटेड टू ई एज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रब करता हूँ इसको बताने के लिए। यहाँ पे ये 2 लाइन्स हो गई हैं, मैं इनको रब करता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ए बी का भाई है, ठीक है। तो ए बी का भाई है,
ठीक है, कुछ इस तरीके से बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो यहाँ पे हमने सी बना लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे सी का भी स्टेटमेंट, अब यहाँ पे जो ब्रदर है हमने उसको स्क्वायर से बंद कर रखा है, तो यहाँ पे सी का कोई अभी जेंडर डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो कह रहा है सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। अब यहाँ पे जेंडर डिफाइन हो गया, यानी मेल है, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, तो हस्बैंड है डी का, तो यहाँ पे डी कौन होगी, एक फीमेल होगी, यानी इनकी पत्नी हो गई डी। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए, एंड ई इज़ द फादर ऑफ ए, यानी ई ऊपर होंगे, इसके फादर हैं। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है कि देन डी इज़ रिलेटेड टू ई एज, देन डी इज़ रिलेटेड टू ई, यानी ई से मतलब डी ई से कैसे रिलेटेड है, मतलब डी कौन है ई की, तो डी कौन है भाई, बहू हुई, तो क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। ठीक है ना, तो 57 का क्या हो जाएगा, बी, तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, 57 का हो जाएगा बी। ठीक है, बढ़ते हैं 58 की तरफ। 58 कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड दिसंबर इज रिटन एज ERMBCDE एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वुड बी रिटन फॉर ERBN, वो अरे यार नवंबर होगा। ठीक है, 58 का हो जाएगा डी, तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। बढ़ते हैं 59 की तरफ। ठीक है, 59 कह रहा है कि इफ ऑल सोशल रिफॉर्म्स आर ह्यूमनिस्ट इज ट्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशन इज ट्रू। ठीक, तो कह रहा है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, सत्य हैं, तो निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा एक सत्य है। ठीक, तो जो इसमें से 59 का क्या हो जाएगा करेक्ट, कह रहा है कि सम नॉन ह्यूमनिस्ट आर सोशल रिफॉर्मर्स, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, नहीं सॉरी, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, कोई नॉन ह्यूमनिस्ट है सोशल रिफॉर्मर्स, हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बी सम सोशल रिफॉर्मर्स आर नॉन ह्यूमनिस्ट, ये भी इसका उल्टा है, तो वाइस वर्सा, तो इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते, तो ये नहीं हो सकता। सी कह रहा है सम ह्यूमनिस्ट आर सोशल रिफॉर्मर्स, हाँ ये ज़रूर हो सकता है। ठीक है, सब नहीं हो सकते, पर क्या है सम ह्यूमनिस्ट आर सोशल रिफॉर्मर्स, हाँ ये ज़रूर हो सकता है, तो इसका क्या होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा 59 का सी। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 59 का क्या हो जाएगा सी। बढ़ते हैं 60 की तरफ। तो 60 क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द, कह रहा है इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वैल्यू पूछी एक्स की, किसमें 1 1 2 3 5 8 एक्स और 21। तो इसमें दोस्तों मैं आंसर बता देता हूँ आप लोगों को कि इसका क्या होगा। तो 60 का जो होगा वो होगा आंसर बी, यानी 13। 60 का क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो दोस्तों यहाँ तक 60 क्वेश्चंस हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है वो हमारे दूसरे सर आ रहे हैं। ठीक है, तो वो अब आप लोगों के साथ डिस्कशन करेंगे, मैं थोड़ा थक चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने आपसे 60 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिया और आपने चेक भी कर लिया होगा कि आपने कितना सही किया है। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू MHK क्लासेस। तो अभी आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, इनके आपके सॉल्यूशन आपको मिल गए होंगे। तो हम चलते हैं 61 से लेके 120 तक क्वेश्चन आगे करते हैं। ठीक है, 61 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन थीम ऑफ रेजिना डायलॉग विच वॉज हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 16 जनवरी 2020। ठीक है, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी, सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर 61। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 61 का हो गया हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड रैपिड चेस चैम्पियनशिप इज, क्या आंसर होगा। आप लोग को अगर जो जिसका भी आंसर याद हो वो लोग आप लोग कमेंट करिएगा, हम लोग कमेंट भी चेक करेंगे, और जिससे आप जो हम लोग करेक्ट बता रहे हैं उससे आप लोग को मदद मिलेगी। ठीक है, पता चलेगा कौन सा करेक्ट किया आप लोग ने, कौन सा गलत किया। तो इसका आंसर है ए है कोनेरू हम्पी। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अगर आगे पीछे हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, इसका आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स 2019 रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, इसका क्या आंसर है। तो दोस्तों आंसर जो मैंने पढ़ा अभी 63rd क्वेश्चन उसका है डी, केरला। ठीक है, केरला इज द राइट आंसर फॉर 63। ठीक है, डी। ओके, चलते हैं 64th की तरफ। ठीक है, मैं लैपटॉप पे क्वेश्चंस को स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन वैनिला इन जनवरी 2020 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, मेडागास्कर, सी इज द करेक्ट आंसर, मेडागास्कर। 64 का सी। चलते हैं 65 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टुक ओवर द चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ G20 कंट्रीज फ्रॉम जापान इन December 2019, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सऊदी अरेबिया, विच इज सी। 65 का हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 65 तो हो गया। 66 में मैच लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें जो लिस्ट 1 में है वो है पावर प्लांट और लिस्ट 2 में है वो है टाइप ऑफ एनर्जी, तो है। तो चमीरा का क्या होगा, ठीक है। तो ए है, ए का होना चाहिए थर्ड, मतलब चमीरा हाइड्रो पावर, ठीक है। इसका आंसर क्या सही लग रहा है, 3 किस में आ रहा है, डी में ही आ रहा है। तो वही हमारा, अगर आपको आगे चेक करना हो तो वही चेक कर लिएगा, लेकिन मुझे पता है कि फर्स्ट वाला जो ए है वो थर्ड ही होगा, ठीक है। तो सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 67 क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा ले रहा हूँ इसको, ठीक है। असर्शन और रीजनिंग है ये। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। असर्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द टोटल रिजर्व ऑफ ऑल ग्रेड्स कोल इन इंडिया इज 2293.50 बिलियन टन, सॉरी, ठीक है। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, असर्शन आपको समझ में आ गया, और रीजन इसका क्या दिया है, मोर देन हाफ ऑफ टोटल proved reserve of coal and coal of the country is found in 2 states, झारखंड एंड उड़ीसा। तो इसमें बताना है कि जो असर्शन है वो सही है या रीज़न सही है, या फिर जो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं बट दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, मतलब असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, ठीक है। इसका क्या हो गया, डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फिर से हमें लिस्ट मैच करनी है। इसका आंसर क्या है, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करना है। लिस्ट 1 में ट्राइब्स है, लिस्ट 2 में लोकेशन है। इसमें क्या है कि ए का है जारावास का है, अंडमान एंड निकोबार लग रहा है मुझे, तो अंडमान निकोबार ए का 4 मतलब बी में है। फिर से फर्स्ट ऑप्शन देख के ही सही हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 68 का आंसर क्या हो गया हमारा, बी, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आपका बहुत टाइम बचेगा इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69, ठीक है। विच रेफरेंस ऑफ द अर्बनाइजेशन विद रेफरेंस टू द अर्बनाइजेशन ऑफ इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /आर करेक्ट। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस मोर देन 60% ऑफ टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री रिजाइड्स इन कैटेगरी 1 सिटीज, ठीक है। तो उसमें सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, देयर वर 53 अर्बन एग्लोमेरेशंस विद मिलियन प्लस पॉपुलेशन ईच इन 2011 इन द कंट्री, ठीक है। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन मैं चेक कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन हमारी तरफ से कंफर्म नहीं है। जब ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो आंसर है वो कंफर्म हो जाएगा, हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। बढ़ते हैं, इसमें मैं डैश बना दे रहा हूँ 69 पे, ठीक है। बढ़ते हैं 70th क्वेश्चन पे। 70th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंक्स सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, ब्रैकेट में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, महाराष्ट्र, ठीक है। डी इज द करेक्ट आंसर, विच इज महाराष्ट्र, डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 71 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेल चाइल्ड 0 to 6 years per 100 गर्ल चाइल्ड एज पर 2011 सेंसस। मतलब गर्ल और बॉय के चाइल्ड में, मतलब 0 से 6 साल के बीच में गर्ल और बॉय के चाइल्ड के बीच में हमें क्या रेशियो बताना है, किसमें सबसे ज़्यादा है। इंडिया हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ रेशियो किसमें ज़्यादा है, हरियाणा में। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा 72,
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें लिस्ट मैच करनी है। लिस्ट 1 में क्या दिया हुआ है, बायो रिजर्व, और लिस्ट 2 में है हमारा स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका क्या है, पहला नोकरेक का है हमारा, मेरे हिसाब से मेघालय होना चाहिए, और बी है मानस, इसका क्या होना चाहिए, आसाम। राइट, 3 और 1 कहाँ पे दिख रहा है हमको, ए का 3 और बी का 1 हमें दिख रहा है सी में, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिर से सी 72। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73 में क्या कह रहा है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी थ्रू पर्सपिरेशन डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये तो पता ही होगा सबको। क्या है इसका आंसर, बोथ ए एंड बी। क्यों, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी भी डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ईजी है, ये सबने कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, ये है सी, बोथ ए एंड, सॉरी कौन सा क्वेश्चन था ये, सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट ए माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। ठीक है, तो क्या है ये, डी, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके ऑप्शंस क्या आते हैं हमारे पास, आयरन, मैंगनीज, कॉपर और मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है, नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट, वो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, इसका करेक्ट मतलब जो गलत है वो क्या हो गया, मतलब इसमें जो करेक्ट है हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 75 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसमें इट इज रेड कलर, इट इज कैरियर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल, इट इज स्लाइटली एसिडिक। नॉट करेक्ट बताना है तो हीमोग्लोबिन रेड। ठीक है, इट इज़ अ कैरियर ऑफ ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये भी हमें पता है, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक, ये भी पता होना चाहिए हमें, ये भी सही है। और इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम टिश्यूज टू द लंग्स, मेरे हिसाब से ये आंसर डी है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने ये मुझसे डिस्कस किया था, तो उसमें सी और डी डाउटफुल लग रहा है। ठीक है, सी और डी में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, तो कंफर्म होते ही मैं टेलीग्राम पे, जैसे मैंने बताया, अपलोड करता हूँ। ठीक है, 76 नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोस्लाइटेड हीमोग्लोबिन HbA1c, ठीक है, इन द ब्लड इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ व्हाट। आप बताएं, आप लोग ने लगा ही लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस, सी आंसर इसका है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 76, 75 पे डैश, 76 का हमारा हो गया सी। ठीक है, 77 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इसका है हमारे जो 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें क्या दिया है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें 1 में क्या है, टू डिफेंड द कंट्री, दैट इज करेक्ट। टू पे इनकम टैक्स, आई थिंक दैट इज नॉट करेक्ट। थर्ड है टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, दैट इज राइट। एंड 4 है टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें 2 ना हो। ठीक है, तो 2 किस में नहीं है, डी में नहीं है, 1, 3, 4, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 77 का हो गया डी। नेक्स्ट है हमारा 78। गिवन बिलो आर द 2 स्टेट, इसमें फिर से स्टेटमेंट और असर्शन और रीजनिंग का है। कैसे करना है, असर्शन पहला दिया हुआ है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज जॉइंटली अकाउंटेबल बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो ये हो गया असर्शन। इसका रीज़न क्या है, मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप बताएं, डी बता रहे हैं यहाँ पे, तो डी कैसे होगा, ए फॉल्स होना पड़ेगा। ए के लिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया इज जॉइंटली अकाउंटेबल बिफोर लोकसभा एंड राज्यसभा, जॉइंटली अकाउंटेबल तो नहीं होते हैं हमें पता है, तो ए तो सीधे सीधे यहाँ पे फॉल्स हो गया। और मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम मिनिस्टर्स इन यूनियन गवर्नमेंट एंड दैट इज करेक्ट। ओके, सो डी हो जाएगा हमारा आंसर, 78 का हो गया डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 79।
अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ पंचायत राज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। कोड्स क्या है हमारे कोड्स हमारे ऑप्शंस हो गए, और जो ऑप्शंस हैं वो क्या हैं, जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। ए है राव कमेटी, बी सेकंड है एल.एम. संघवी कमेटी, और बी.आर. मेहता कमेटी एंड अशोक मेहता कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी.आर. मेहता, अशोक मेहता कमेटी एंड राव कमेटी। तो 341 किस में है, 341 सी में, ठीक है। तो 3412 इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर हो गया हमारा सी 79। चलते हैं 80 की तरफ। 80 में क्या है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स। व्हाट इज करेक्ट, आप बताएं। राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट, व्हाट इज पार्ट 12, ओके, सी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।